हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में और अपने चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर मैं आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो वो कैसे आपस में कंबाइन हो, तो कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, कौन कौन से लॉज आएंगे जो हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करें। और एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बेसिकली एटम मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, और आगे चल के हम एलिमेंट्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशंस और टोटल डिटेल इस चैप्टर में हम एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा कि एटम्स क्या होते हैं। अगर एटम्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा एक सेक्शन में आपको प्रीवियस सेक्शन में बताना चाहता हूँ कि एटम्स वर्ड बेसिकली डेमोक्राइटस साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम वर्ड दिया था। इसका मतलब होता है अनकट या अनडिवाइडेड। हिंदी में अगर हम कहें तो महर्षि कर्णट जो थे, इन्होंने बताया था किसके बारे में? अणु या परमाणु। अणु परमाणु, जो किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको अणु या परमाणु कह सकते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे एटम की डेफिनेशन क्या आई और एटम्स के बारे में हम कौन कौन चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एटम की डेफिनेशन के लिए काम किया गया जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन। तो उन्होंने एटम्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ डिस्कस करी, ठीक है, समझाई हमें, और वही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी अनकट। वो आगे अनकट ना हो सके, अनडिवाइडेड ना हो सके, दैट इज नोन एज एटम। तो क्या कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर which cannot be further divided, which cannot be further divided, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके या फिर फर्दर उसको और स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड ना कर सके, अनकट कर सके, अनडिवाइडेड कर सके, दैट इज नोन एज एटम्स। ठीक है, तो एटम्स का मतलब क्या होगा? अनकट या फिर अनडिवाइडेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकट या अनडिवाइडेड कहते हैं। ये सारी जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये बातें किसने बताई? हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया। ठीक है, बेसिक समझ में आया। और अब यहाँ पे समझे एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी। क्या सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है? दैट इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एटम जो होते हैं वो अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो जॉन डाल्टन ने कहा एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। ठीक है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड एटम। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझें कि एग्जाम्पल्स हम कैसे समझ लें कि भाई ये एटम्स होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन एटम, तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है तो मैं कहूँगा सिंगल एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंगल आइडेंटिटी जो होती है दैट इज अनडिवाइडेड अनकट, दैट इज नोन एज एटम। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आसानी से होने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करते हैं कि एटम्स और एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी। तो सिंपल सी बात है, अनडिवाइडेड अनकट सब्सटेंस दैट इज नोन एज एटम्स। जॉन डाल्टन इसके बारे में बताया। जैसे ऑक्सीजन एटम हो गया, जैसे नाइट्रोजन एटम हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया, क्या होगा? नाइट्रोजन एटम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। जब ये एटम्स जो होते हैं, ये एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो एक छोटी सी बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन विद टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो अगली बात हम समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स,
वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास, मैंने अभी बताया ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, क्या सिंबल होगा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, एक है, अगर ये ऑक्सीजन एटम दो या दो से ज़्यादा हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, कितने हो जाए, तो ऑक्सीजन अगर दो एटम आपस में कंबाइन हो तो क्या बना देंगे, O2 मॉलिक्यूल्स बना दें, क्या बना देंगे, O2 मॉलिक्यूल्स बना दें। अगर तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बना देगा, O3 बना देगा। O3 मतलब ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ओजोन बना दें। इस तरीके से क्या क्या समझ सकते हैं, जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं एज कंपेरिजन टू एटम, ये स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू एटम, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये ज़्यादा शो कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू एटम्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर को समझने के लिए हेल्पफुल होता है, ये बात हमें याद रखनी, ठीक है। अब बात आती है कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बना। आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस हुआ होगा कि अगर एटम, सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स भी कैसे, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। तो सेम टाइप के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, सेम टाइप के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, वो एलिमेंट्स बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे क्या है, एटम्स हैं, ठीक है। ये एटम्स मान लो सोडियम एटम है, और सोडियम के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये पूरे का पूरा क्या बना देगा, सोडियम एलिमेंट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम एलिमेंट्स बना देगा। समझ में आ गया। ऐसे सोडियम के एलिमेंट अगर क्लोरीन के एलिमेंट के साथ जुड़ जाए तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बना देंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि एलिमेंट्स, एटम से एलिमेंट्स बने, एलिमेंट से कंपाउंड बने। तो कैसे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से कंपाउंड बन सके और किस तरह के कंपाउंड्स बने और कैसे हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में किस केमिकल रिएक्शंस में कौन से एलिमेंट या कौन से कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और कैसे ये रिएक्शंस वर्क करते हैं, कैसे ये सारी केमिस्ट्री वर्क करती है, ये बात हमें समझनी है। ये बात कैसे समझ में आएगी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। किससे समझेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कुल मिला के हमारे सिलेबस में कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। मैं बेसिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लॉज होते हैं जिससे हम केमिकली एलिमेंट्स वगैरह कैसे आपस में कंबाइन होते हैं, तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस वर्क करती है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है उनमें कौन कौन से लॉज आते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। किसके बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो कौन कौन से लॉज आते हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस में, वो लॉज हमें समझने हैं, ठीक है। पहला जो लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला जो लॉ है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी। क्यों कहते हैं ये सब हम इसके डिस्कशन जब इसके बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन,
ठीक है, ये हमारे पास दो लॉ हैं। ठीक है, दो लॉ कौन से हैं? ये दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो लॉज हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से समझ लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरफ हम काम करेंगे। ठीक है, पहला जो लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। इस लॉ में क्या हम समझें और ये लॉ किसने दिया? तो बेसिकली ये लॉ जो जिसने दिया था वो थे एंटोनियन लेवोशियर। कौन थे? एंटोनियन लेवोशियर। तो गिवन बाय, ये जो लॉ था ये किसने दिया था? एंटोनियन लेवोशियर। एंटोनियन लेवोशियर क्या साइंटिस्ट थे? एंटोनियन लेवोशियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉ जिसने दिया है, ये जो लॉ है ये फंडामेंटल लॉ है। इसमें केमिस्ट्री जो है काफ़ी हद तक इस चीज़ पे, इस लॉ पे वर्क करती है, इसलिए इसे लॉ हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और ये बेसिकली पहला जो ऐसा लॉ है जिस पे केमिस्ट्री अच्छी तरीके से वर्क करती है, इससे सारी जो चीज़ें होती हैं वो वर्क करती हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ भी कह सकते हैं। या किसने दिया था? एंटोनियन लेवोशियर ने ये लॉ दिया था। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया फॉर एनी केमिकल चेंज, फॉर एनी केमिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज भी आ सकता है। फॉर एनी केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, total mass of reactant is equal to the total mass of product, that is equal to total mass of product. For any chemical change या फिजिकल चेंज, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसका होगा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा, क्या होगा? बराबर होगा किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर। इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा एक कंजर्वेशन वर्ड आया। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। किसको करना? किसी चीज को कंजर्व करना। कंजर्व किसको करना है हमें? इस चीज में मास को कंजर्व करना है। तो हमने यहाँ पे कैसे कंजर्व कर लिया कि जो मास है वो टोटल मास रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ आपस में रिएक्शन करने के बाद बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का जो मास है वो अगर बराबर हो जाए प्रोडक्ट के मास के बराबर, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यहाँ पे मास का लॉस गेन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं, मास अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो ना क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ। इसका मतलब यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, वो क्या है? मैटर कैन neither created nor be destroyed। ना मैटर क्रिएट किया गया है ना ही मैटर डिस्ट्रॉय हुआ है। मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्या होगा? डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा ना क्रिएट, क्योंकि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो मैटर जो है ना क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली कोई क्रिएट नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रॉय नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग गया। इसका लग गया अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट ही नहीं हुई, लॉस ही नहीं हुई। इसका मतलब इसीलिए इसको लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो फॉर एनी केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया होगा? अब हम चलते हैं बेटा इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल जो है वो हमें समझने, देखिए कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हीटिंग
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया। क्या किया गया? हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो भाई हमें ये याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। ठीक है, इसको करते हैं हम हीट। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये चीज़ जो है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट अप हो गई, डिसोसिएट हो गई। ठीक है, तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करे। कैसे कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस पूरे सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इन दोनों सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो हमें अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे करने से पहले आपको याद रखना है ये जो है ये कहलाता है यहाँ पे रिएक्टेंट और ये दोनों जो है ये दोनों कहलाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। और अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम मेजर करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास कॉन्सेप्ट करना है इसलिए हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लेना पड़ा है। ठीक है, तो समझ में आएगा रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हमें प्रूव भी करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, तो हम बात करते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो मैं आपके साथ पहले जो सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका निकालेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एटॉमिक मास जो होता है हर एटम का अलग अलग एटॉमिक मास होता है। जैसे इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40U और कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12U। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 16U। ये हमें एटॉमिक मास है। अब इन एटॉमिक मास को हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। कैसे? कैल्शियम जो है वो 1 टाइम्स है, कार्बन 1 टाइम्स, ऑक्सीजन जो है 3 टाइम्स है। इस तरीके से तो एक कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। लेकिन 16 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 बार 16 को ऐड कर दो तो भी वही आंसर आना है। इन सभी को जोड़ते हैं 40 + 12 + 48, तो ये हो गया 52 + 48 और टोटल मास आया 100U। दैट इज यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें इसमें किस मेजर करना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम U को हटा क्या लगा देंगे? ग्राम। दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम हमारे पास मास आया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का आ चुका है। अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास CaO और CO2 का और निकालेंगे। किसका निकालेंगे? CaO और CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी हम अब निकालेंगे। पहले मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ CaO का। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, एक कैल्शियम का और एक ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट, टोटल मास कितना हो? 40 + 16 56 ग्राम, सीधा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ऐसे ही अगर मैं CO2 किसका निकालूं? CO2 का निकाल। CO2 को क्या होगा? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए, तो एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना? 16 और इंटू कितना कर दिया? 2, तो 12 + 32 और 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ये एक प्रोडक्ट है और ये भी एक प्रोडक्ट, दोनों को जोड़ेंगे टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो दोनों को जोड़ा 56 + 44 100 इक्वल टू कितना हो गया? 100 ग्राम। तो ये जो मास है वो भी 100 के बराबर, इसका मतलब प्रोडक्ट का मास भी कितना आ गया? 100 ग्राम। और अगर इसका मास ये भी 100 और ये भी 100, इसका मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोन लेवोसियर ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे कहते हैं हम
फंडामेंटल लॉ, या फिर कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं पूरा जो केमिस्ट्री है इस पर डिपेंड करती है। ये बात आपको यहाँ पे याद है। तो यहाँ पे आके आपका फर्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।